हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। देखते हैं इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शंस का पार्ट नंबर 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट किया था। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है और इसमें हम लोग एक चौथा चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के अंदर कार्बन और उसके यौगिक, उसके अंदर जो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं उनका हम लोग करने वाले हैं रिवीजन। देखिए, ये जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शंस, यहाँ से अच्छे खासे सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इसको आप इस टॉपिक को आप हल्के में मत लेना कि नहीं यहाँ से सवाल नहीं आएंगे। डेफिनेटली पूछे गए थे अच्छे खासे नंबर में और इस बार भी आपके एग्जाम में अच्छे खासे नंबर में ये सवाल सब इस टॉपिक से पूछे जाएंगे केमिकल रिएक्शन से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी बुक के अंदर आप देखना साइंस की किताब उठाकर उसमें मिलेगा अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। अब इस चैप्टर के अंदर हमें एक टॉपिक पढ़ना है या फिर बोल दो एक हेडिंग हमें पढ़ना है, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कौन कौन से कंपाउंड्स के हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, तो वो है हाइड्रोकार्बन पहला, उसके बाद एथेनॉल और उसके बाद एथेनोइक अम्ल। बस ये 3 कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में देखेंगे, उसके बाद एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे। यहाँ देखो ये मीथेन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये इथाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये काट दो, ये गलत है, ये मैंने नेट से डाउनलोड किया हुआ है, ये कट आउट। ये इथेन है और यहाँ इथाइन लिखा हुआ है, ये भी काट दो, ये गलत है। ये एथीन है और ये इथाइन सही है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है, जैसा कि एल्केन में होता है। तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है या फिर दोनों हो सकते हैं। तो एल्कीन और एल्काइन ये दोनों ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है जैसा कि यहाँ है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है जैसा कि यहाँ है। उसके बाद हम देखेंगे एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल C2H5OH ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उसके बाद एथेनोइक एसिड में, एथेनोइक एसिड के बारे में, एथेनोइक एसिड बोल दो या फिर एसिटिक एसिड बोल दो, ये है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन सब से संबंधित जो भी आपको रिएक्शंस पढ़ने हैं उन सबको पहले हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहला है दहन अभिक्रिया यानी कि कंबशन रिएक्शंस। ये जो कंबशन रिएक्शंस हैं, ये जो दहन अभिक्रिया है, ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों ही ये अभिक्रिया दिखाते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी आप आगे और भी रिएक्शन से देखोगे जो ये तीनों नहीं करते हैं, लेकिन ये जो दहन अभिक्रिया है ये तीनों ही करते हैं। कार्बन और अधिकांश कार्बन के यौगिक जो होते हैं वो दहन अभिक्रिया करते हैं और करने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। जो हाइड्रोकार्बन है, जब इसको जलाया जाता है, जब इसका दहन करवाया जाता है ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में, याद रखिएगा ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में, तो इनका पूर्ण दहन होता है या फिर बोल दो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और प्रोडक्ट बनता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, जलवाष्प, उसके बाद ऊष्मा और उसके बाद प्रकाश। ये सारे उत्पाद के रूप में बनते हैं। जैसे यहाँ देखो मीथेन है। मीथेन जो एक मुख्य घटक है नेचुरल गैस का, प्राकृतिक गैस का। जब हम मीथेन को जलाएंगे या फिर बोल दो जब हम नेचुरल गैस को, प्राकृतिक गैस को जलाएंगे ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में, तो प्रोडक्ट्स बनेंगे CO2, H2O, ऊष्मा और प्रकाश। प्रकाश जो है कम मात्रा में बन सकता है, लेकिन ऊष्मा जो है अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है जब हाइड्रोकार्बन्स को जलाया जाता है ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में। तो ये मीथेन जो है एल्केन है यानी कि हाइड्रोकार्बन है। ये जो रिएक्शन यहाँ पर होती है नेचुरल गैस का, जो हम बर्निंग करते हैं, कंबशन करवाते हैं, दहन करवाते हैं, तो वहाँ पर ऊष्मा जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होती है। इसीलिए जो प्राकृतिक गैस है इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है दहन करने के बाद। ऐसे ही घरों में जो हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं गैस, कुकिंग गैस, रसोई गैस यानी कि LPG। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन होता है। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, C4H10। ये भी एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब इसे भी हम जलाते हैं ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में, जो बर्नर होता है, गैसों में जो बर्नर होता है उनमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे छेद होते हैं, ऐसे होल्स होते हैं। ये होल्स इसीलिए होते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है पहुंच पाए इन होल्स के माध्यम से। और जो LPG है यानी कि जो ब्यूटेन है या फिर जो भी और भी तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं LPG में, मुख्य घटक ब्यूटेन होता है।
तो ये जो होल्स दिए होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में एलपीजी को मिल पाए और उसका पूर्ण दहन हो पाए। तो यहाँ भी प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं? उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और प्रकाश भी थोड़ा बहुत मात्रा में उत्पन्न होता है, ये बात आप जानते हो, लेकिन ऊष्मा का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। इसीलिए एलपीजी जो है एक अच्छा फ्यूल है, क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन उसके दहन पर अगर ऊष्मा का उत्सर्जन ज़्यादा होता है तो हम उसका इस्तेमाल फ्यूल के रूप में कर सकते हैं। अब ये अलग बात है कि वो अच्छा फ्यूल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, क्योंकि पोल्यूशन भी देखना होता है हमें और कैलोरीफिक वैल्यू भी हमें देखना होता है। तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट है, वो ब्यूटेन है। इसे हम कुकिंग गैस भी बोलते हैं। फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब एलपीजी का अगर लीकेज हो जाए तो हमें आसानी से पता लग जाए, इसके लिए इसमें मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन नाम का एक यौगिक। याद रखिएगा, इथाइल मरकैप्टन नाम का एक यौगिक, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है CH3CH2SH, यानी कि सल्फर कंटेनिंग, सल्फर वाला ये यौगिक है इथाइल मरकैप्टन। अब देखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये किस प्रकार जलते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये किस प्रकार जलते हैं। सामान्यतः ये होता है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन होता है, याद रखिएगा यहाँ भी हम एयर दे रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन दे रहे हैं भरपूर मात्रा में, और यहाँ भी हम एयर दे रहे हैं भरपूर मात्रा में। सफिशिएंट अमाउंट में हम एयर सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। एयर में ऑक्सीजन कितना? 21%। तो जब वायु पर्याप्त मात्रा में दी जाती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को और उसका दहन करवाया जाता है, तो स्वच्छ ज्वाला के साथ, यानी कि क्लीन फ्लेम के साथ, या फिर बोल दो नीली ज्वाला के साथ, यानी कि ब्लू फ्लेम के साथ ये जलते हैं। कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और काला धुआं उत्पन्न नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। अब इतना ही एयर आप यहाँ पर दो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, तो ये पीली और कजली ज्वाला के साथ जलते हैं। मतलब जो लौ का रंग है वो पीला है और यहाँ पर काला धुआं भी उत्पन्न होता है, जबकि दोनों जगह हम ऑक्सीजन जो है समान मात्रा में दे रहे हैं। यहाँ भी एयर में 21% है, यहाँ भी 21% है, लेकिन एक जगह जो है नीली ज्वाला उत्पन्न हो रही है, साथ में कोई काला धुआं भी नहीं है। यहाँ पर पीली ज्वाला उत्पन्न हो रही है और साथ में काला धुआं भी उत्पन्न हो रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि जैसे आप यहाँ पर देखो, ये CH3CH3 ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये है इथेन, और यहाँ ले लो आप CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर ले लो आप यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर देखो आप, तो 6 हाइड्रोजन पर 2 कार्बन है। यहाँ पर देखो आप, इस वाले में 2 हाइड्रोजन पर 2 कार्बन है और इस वाले में 4 हाइड्रोजन पर 2 कार्बन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तुलनात्मक रूप से ये बताओ आप, कार्बन का परसेंटेज कहाँ पर कम है? आप बोलोगे कि यहाँ पर कम है, क्योंकि यहाँ 6 हाइड्रोजन के लिए 2 कार्बन है, यहाँ तो मात्र 2 हाइड्रोजन के लिए 2 कार्बन है, और यहाँ 4 हाइड्रोजन के 2 कार्बन है। मतलब कार्बन जो है यहाँ पर परसेंटेज में कम है, तुलनात्मक रूप से इन दोनों की तुलना में कम है। तो इनके पूर्ण दहन के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, या फिर बोल दो ज़्यादा हमें वायु नहीं चाहिए, इसलिए इनका पूर्ण दहन हो जाता है, अच्छे से दहन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज कम है। यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो ये 21% से काम नहीं चल पाता है। ये जो 21% वायु में ऑक्सीजन है, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। यही कारण है कि पीली ज्वाला के साथ ये जलते हैं और साथ में काला धुआं भी उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो जाता है, कंबशन हो जाता है, पूर्णतः दहन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर नीली ज्वाला के साथ ये जलते हैं और काला धुआं उत्पन्न भी नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो, दोनों के केस में अगर हम यहाँ पर एयर सप्लाई, यानी कि ऑक्सीजन, जब भी हम एयर बोले तो समझ जाना कि ऑक्सीजन की बात हो रही है। एयर सप्लाई अगर हम कम कर दें, अगर एयर सप्लाई करेंगे तो देखो इस तरह से ज्वाला उत्पन्न जो है ये होते हैं। अगर हम एयर सप्लाई कम कर दें, ऑक्सीजन हम लिमिटेड अमाउंट में दें, तो क्या होगा? यहाँ पर ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये कजली ज्वाला के साथ जलते हैं। मतलब यहाँ भी काला धुआं उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला तो। अगर आप एलपीजी का इस्तेमाल करते हो खाना बनाने के लिए, और आप ये देख रहे हो कि बर्तन का ये जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, पेंडियम जिसको बोलते हैं, अगर ये काला पड़ रहा है तो समझ जाना कि जो एलपीजी है इसका पूर्ण दहन नहीं हो पा रहा है। यानी कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो है यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। हो सकता है जो बर्नर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें जो बहुत सारे होल्स हैं, छेद हैं, उनमें से बहुत सारा होल क्या हो, छेद जो बंद हो गया हो, जाम हो गया हो। अगर आप छेद जाम कर दोगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी, एलपीजी का पूर्ण दहन नहीं होगा। अगर पूर्ण दहन नहीं होगा तो काला धुआं उत्पन्न होगा, जिससे बर्तन का ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये काला पड़ जाता है।
अब यहाँ आ जाओ, यहाँ हमने बोला कि हम ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में देते भी हैं तो भी ये पीली ज्वाला और काला धुआं उत्पन्न करते हैं। अब देखो हवा में ऑक्सीजन जो है मात्र 21% है। अगर हम ये काम करें कि इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर हम प्योर ऑक्सीजन दें, अगर हम प्योर ऑक्सीजन दें तो पता है क्या होगा, ये भी जो है नीली ज्वाला के साथ जलेंगे और काला धुआं भी उत्पन्न नहीं होगा अगर हम प्योर ऑक्सीजन दें तो। जैसे कि जो एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन बोलते हैं किसको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH को, इसी को हम इथाइन बोलते हैं, इसी को एसिटाइलिन बोलते हैं। अगर आप इस एसिटाइलिन को एयर में जलाओ तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा धुआं उत्पन्न करता है, और जो फ्लेम का टेम्परेचर है, ये भी बहुत ही कम होता है फ्लेम का टेम्परेचर, और बहुत ही ज़्यादा काला धुआं उत्पन्न होता है। लेकिन इसी एसिटाइलिन को हम ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके जलाएं, जैसे यहाँ देखो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है और ये रेड कलर का जो है ये एसिटाइलिन गैस इसमें भरी हुई है। दोनों को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, प्योर ऑक्सीजन है इसमें, दोनों को मिक्स करते हैं, तब जाकर के हम एसिटाइलिन को बर्न करते हैं इस प्योर ऑक्सीजन में, तब जाकर के एसिटाइलिन का पूर्ण दहन हो पाता है। और जो फ्लेम का टेम्परेचर होता है ये भी आपको याद रखना है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस ये तापमान होता है। और ये तापमान काफ़ी होता है लोहा को पिघलाने के लिए, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और जो फ्लेम का कलर होता है वो भी येलो कलर का होता है जब हम प्योर ऑक्सीजन मिक्स कर देते हैं। अदरवाइज जो फ्लेम का कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है अगर हम प्योर ऑक्सीजन मिक्स करके जलाएं तो, अदरवाइज जो फ्लेम है वो येलो कलर की होती है। तो यहाँ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसे बोलते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्यूल, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन और एसिटाइलिन दोनों मिक्स हो, और इस फ्लेम को बोलते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। कुछ और बातें हैं दहन अभिक्रिया के बारे में, ये भी देख लो। कार्बन अपने सभी अपरूपों में ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जो भी कार्बन के अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ये सारे क्या है, इन सब को जब जलाया जाता है, ऑक्सीजन में दहन करवाया जाता है तो यही सारे प्रोडक्ट देते हैं। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक यानी कि कार्बनिक यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं। जैसे यहाँ देखो कार्बन को जलाया गया, ऊष्मा एवं प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन का एक कंपाउंड है, यहाँ तो प्योर कार्बन है, यहाँ कार्बन का एक कंपाउंड है मीथेन, इसको जलाया गया तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर वाटर वेपर भी बनेगा, ऊष्मा एवं प्रकाश। ये देखो ये कार्बन का एक यौगिक है एथेनॉल, इसे जलाया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऊष्मा एवं प्रकाश, ये सारे प्रोडक्ट्स बने। तो यही बातें जो है ये 2 पॉइंट्स में लिखी गई है। कोयले एवं पेट्रोलियम में जो कोयला हम जलाते हैं, पेट्रोलियम जो हम जलाते हैं, इनमें कुछ मात्रा में सल्फर एवं नाइट्रोजन भी मौजूद होते हैं। जलने पर सल्फर का ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर का जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं और ये सारे जो है वायु को प्रदूषित करते हैं। दहन अभिक्रिया में ही आगे हम और देखते हैं। जैसे आप इन पिक्चर को देखो, यहाँ पर आपको फ्लेम जो है ये दिख रही है, यहाँ पर देखो फ्लेम नहीं है, ये जो आपको रेड या फिर येलोइश जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक्चुअली में ये हीट इतना ज़्यादा है, यहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि ये ग्लो कर रहे हैं, कोई फ्लेम नहीं है, लॉ नहीं है। यहाँ आपको फ्लेम जो है ये दिख रही है और यहाँ मोमबत्ती में भी फ्लेम आपको दिख रही है। तो ये चीज़ आप जानते हो कि कुछ चीज़ें हैं जो जलने पर फ्लेम जो है वो उत्पन्न नहीं करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं, केवल ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि केवल गैसीय पदार्थ ही, जैसे कि LPG है, CNG है, यही सब है, केवल गैसीय पदार्थ ही जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं, केवल गैसीय पदार्थ ही जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि लकड़ी, अंगीठी यानी कि उपले, तारकोल के जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं, केवल ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो आपने लकड़ी को जलाया, वहाँ पर ज्वाला आपको दिखी, आप देखते भी होंगे ऐसे। ये ज्वाला उत्पन्न इसलिए होता है, जो भी लकड़ी में पदार्थ होते हैं जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऊष्मा पा करके वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही गैस जो है जलते हैं और जलने पर ये ज्वाला उत्पन्न करते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है केवल गैसीय पदार्थ ही ज्वाला उत्पन्न करते हैं, तो जो भी ऐसे पदार्थ होते हैं, वाष्पशील पदार्थ होते हैं, वो वाष्प में कन्वर्ट होते ही जलते हैं और ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जैसे वो वाष्पशील पदार्थ जो है खत्म हो जाएंगे, ज्वाला उत्पन्न बंद। यहाँ ज्वाला आपको दिख रही है क्योंकि यहाँ पर LPG जो कि गैस ही है, तो इनके जलने पर ज्वाला उत्पन्न तो होगी ही। अब यहाँ पर देखो मोमबत्ती के केस में,
मोमबत्ती ये मोम की बनी हुई है। अब ये जो मोम है ये तो सॉलिड है, लेकिन देखो यहाँ पर फ्लेम जो है ये प्रोड्यूस हो रही है, ज्वाला उत्पन्न हो रही है। इतना ही नहीं, ये जो मोम है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। और आप जानते हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब जलाया जाता है तो ब्लू फ्लेम, नीली ज्वाला उत्पन्न होती है और काला धुआं भी उत्पन्न नहीं होता है। मोमबत्ती के जलते हुए आपने देखा होगा काला धुआं भी वहाँ पर उत्पन्न थोड़ा बहुत होता है और पीली ज्वाला के साथ मोमबत्ती जो है वहाँ पर जलती है। इसके पीछे क्या कारण है? सॉलिड है, तो इस लाइन के हिसाब से अगर सॉलिड है तो ज्वाला उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी। सैचुरेटेड है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है मोम, तो यहाँ पर नीली ज्वाला उत्पन्न होनी चाहिए थी, यहाँ पर पीली है, तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो होता ये है कि जैसे हम जलाते हैं तो ये जो मोम है ये पहले लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, ये जो विक है, विक बत्ती, इस पे ये लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ता है और उसके बाद ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये गैस जो है ये जलती है, तब जाकर के जो फ्लेम है ये प्रोड्यूस होती है। तो फ्लेम तो इसलिए प्रोड्यूस यहाँ पर हुई है क्योंकि जो मोम है ये फाइनली जो है वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, और वाष्प अगर जलेगा वो दहनशील है तो ज्वाला उत्पन्न वहाँ पर होगी। अब येलो फ्लेम क्यों? क्योंकि इस गैस के साथ जो है ऑक्सीजन का जो मिश्रण है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन और इस गैस का जो मिश्रण है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, प्रॉपर मिक्सिंग जो है यहाँ पर नहीं हो पाता है। इसीलिए मोम का बोल सकते हो कि यहाँ पर पूर्ण दहन नहीं होता है, और अगर पूर्ण दहन नहीं होगा तो फ्लेम का जो कलर है वो येलो होगा। अगर पूर्ण दहन नहीं होगा तो मोम है ये भी कार्बनिक यौगिक है, तो कुछ कार्बन के जो कण होते हैं वो बिना जले रह जाते हैं, वो बिना जले ही रह जाते हैं, वो जलते नहीं हैं, और जैसे ही इस फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ग्लो करने लगते हैं। तो एक ये भी कारण है कि जो फ्लेम का कलर है वो येलो हो जाता है। अगला जो हमारा रिएक्शन है, देखो हम हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमारा रिएक्शन जो है यहाँ पर सेकंड नंबर यहाँ पर करना पड़ेगा। पहला नंबर दहन अभिक्रिया और दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन से किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा दूसरे परमाणु द्वारा। आपको मेनली हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है और उसमें भी क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में पढ़ना है कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा या फिर बोल दो सब्स्टिट्यूट करेगा कौन? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। आपको इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। यदि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाला तत्व जो है वो क्लोरीन हो या फिर परमाणु वो क्लोरीन हो, तो इस अभिक्रिया को हम हाइड्रोकार्बन का क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरीनेशन बोलेंगे, और अगर ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमिनेशन बोलेंगे, ब्रोमिनीकरण बोलेंगे। याद रखिएगा ये चीज़ कि ये जो अभिक्रिया है, ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये केवल एल्केन ही दिखाता है, यानी कि केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही दिखाता है। एल्कीन और एल्काइन ये दोनों ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं दिखाते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसका? एल्केन का, या फिर बोल दो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो दहन अभिक्रिया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये तीनों ही दिखाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया केवल एल्केन दिखलाएगा, एल्कीन और एल्काइन ये दोनों नहीं दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो, क्लोरीन के साथ जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसके लिए सनलाइट चाहिए। सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है हाइड्रोकार्बन के साथ, उसके लिए सनलाइट चाहिए, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है ये होती है। जैसे यहाँ पर देखो मीथेन है, मीथेन में 4 हाइड्रोजन है। क्लोरीन का रिएक्शन करवाया गया तो देखो एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने विस्थापित कर दिया। देखो यहाँ पर अब 3 ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा जो है विस्थापित हो गया या फिर बोल दो प्रतिस्थापित कर दिया गया, और यहाँ पर HCl बना। एक हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला वो क्लोरीन के साथ मिक्स होकर के बॉन्ड बना करके HCl बनाया। ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना इसे बोलते हैं क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि मिथाइल में आकर के क्लोरीन जुड़ा है। फिर से हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट बना हम क्या करेंगे, और क्लोरीन लेंगे, फिर से हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो फिर से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा। यहाँ पर आप सही कर लेना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, CH3Cl ये नहीं। तो क्या होगा, इस बार फिर से एक हाइड्रोजन उड़ेगा, उसके स्थान पर क्लोरीन आएगा तो CH2Cl2 प्रोडक्ट बनेगा, फिर से यहाँ पर HCl बनेगा। अब देखो यहाँ पर 2 क्लोरीन आ चुका है तो डाईक्लोरोमीथेन, क्योंकि मीथेन से हाइड्रोजन उड़ रहा है ना,
मीथेन का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है, तो डाइक्लोरो क्योंकि 2 क्लोरीन है और मीथेन, या फिर इसी को मिथाइल डाइक्लोराइड बोल सकते हो। हम और क्लोरीन अगर लें, यानी कि फिर से हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं, तो क्या होगा, फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा क्लोरीन के द्वारा, तो बनेगा CH Cl3। और ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपको याद रखना है। इसे बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल ट्राइक्लोराइड, या फिर इसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इसी क्लोरोफॉर्म का जो इस्तेमाल है वो लूटपाट करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, व्यक्ति को सूंघा करके बेहोश करने के लिए। सूंघा करके बेहोश कर दो, उसके बाद जो भी लूटना है लूट लो। और इसका इस्तेमाल जो है हॉस्पिटल में भी किया जाता है एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में। ये एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान हॉस्पिटल के अंदर। अभी भी देखो एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर है, अगर एक हाइड्रोजन है मतलब फिर से क्लोरीन का रिएक्शन यहाँ पर अगर हम करवा दें तो ये भी हाइड्रोजन जो है प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा क्लोरीन के द्वारा, और यहाँ पर बनेगा CClO4 नहीं CCl4, यानी कि टेट्राक्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर कहने का मतलब सीधा सा ये है कि ये आपके पास मीथेन है, अगर आप यहाँ पर जो क्लोरीन है ये ले लो एक्सेस में, अत्यधिक मात्रा में, तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो CCl4 मिलेगा। तो हर रिएक्शन के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे रहा है यहाँ पर। अब देखो एल्केन जो है बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं और अधिकांश अभिकर्मक के साथ ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। एल्केन के बीच जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं ना, कार्बन कार्बन के बीच, ये मजबूत होते हैं, ये टूटते नहीं हैं। आप जानते हो केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं, एटम्स रीअरेंज होते हैं, तब जाकर के प्रोडक्ट बनता है। अगर ये बॉन्ड जो है यही नहीं टूटेगा तो फिर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो एल्केन इसीलिए जो है बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। अधिकांश अभिकर्मक यानी कि रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच मजबूत सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्योंकि ये कम रिएक्टिव है इसीलिए इसे पैराफिन कहा जाता है। अब तीसरी अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन हाइड्रोकार्बन के ही अंदर। हम लोगों ने देखा दहन अभिक्रिया जो केवल एल्केन दिखाता है, सॉरी माफ करना, दहन अभिक्रिया जो एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों ही दिखाते हैं। उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो केवल एल्केन दिखाता है, एल्कीन और एल्काइन ये दोनों नहीं दिखाते हैं। ये जो योगात्मक अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया जो एल्केन्स होते हैं वो नहीं दिखाते हैं, जो एल्केन्स होते हैं वो नहीं दिखाते हैं। तो कौन दिखाते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन एक अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके एकल उत्पाद देता है। ये हाइड्रोकार्बन है, एक अन्य पदार्थ होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट निर्माण करेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो आपने पढ़ा था ये वही है। यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स होते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो ये एडिशन रिएक्शन ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है जहाँ 2 चीज़ें कंबाइन होती है और एक पदार्थ बनता है। तो ये जो रिएक्शन है ये एल्केन के द्वारा नहीं दिखाई जाएगी। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने के लिए, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने के लिए यानी एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अब ये जो हाइड्रोजिनेशन है ना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजिनेशन हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन। तो ये जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है ये हम एक स्पेशल नाम देते हैं एडिशन रिएक्शन का ही, जब हम हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ। मतलब जब एडिशन रिएक्शन हम लोग करवाते हैं हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन के साथ तो उसे हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं हाइड्रोजिनेशन। सो हाइड्रोजिनेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। देखो क्या हुआ, ये जो CC डबल बाउंड है ये एल्कीन है, एल्कीन में भी कौन सा है ये एथीन है, मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हमने क्या किया, हाइड्रोजन को जोड़ दिया। कैसे हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ता है, ये जो डबल बाउंड है पहले सिंगल बाउंड में कन्वर्ट होगा। सोचो यहाँ पर ये जो डबल बाउंड वाला जो एथीन है ये ऐसे इसका बॉन्ड खुल गया, ये सिंगल बाउंड में कन्वर्ट हो गया। अब अगर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो कार्बन को देखो, पहले इस वाले कार्बन को देखो, ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 ही बॉन्ड बना रहा है, जबकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर चिपकेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आकर चिपकेगा। इस प्रकार जो है यहाँ पर बन जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर कैटालिस्ट का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, निकला पंडित पटेल। निकला पंडित पटेल ये समूह संख्या 10 के धातु हैं। इनमें से किसी भी कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, निकल का भी, पैलेडियम का भी, प्लेटिनम का भी,
किसी भी कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को करवाने के लिए। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ, हमारे पास एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो कार्बन की वैलेंसी वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा लेकिन हमें 4 बॉन्ड वहाँ पर बनवाने हैं, तो हम एक एक हाइड्रोजन क्या है दोनों कार्बन पर लेकर चिपका देते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखो, ये डबल बॉन्ड अब गायब हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ पे चिपका, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चिपका। यहाँ पर कैटालिस्ट लिया गया है पैलेडियम, यहाँ पर लिया गया है निकल। तो सीधा सा आप याद रखेंगे, एल्कीन का जब हम हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे, हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो एल्केन बनेगा। ये एल्केन है, ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्केन है। अब ये जो एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन के अंदर भी जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे देखो, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके हाइड्रोजिनेशन से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, ये तो हम समझ चुके हैं। यहाँ पर निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं उत्प्रेरक के रूप में, और यहाँ पर हीट की जाती है, ठीक है, उष्मा दी जाती है। तो जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सूर्यमुखी का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन तेल, ये सारे जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं यानी कि वनस्पति तेल जो होते हैं, ये अनसेचुरेटेड फैट होते हैं। अनसेचुरेटेड जो फैट होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। जो अनसेचुरेटेड फैट होता है, असंतृप्त वसा होता है, उनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया करवाते हैं। और आप ये जान चुके हो कि अगर ये अनसेचुरेटेड फैट है, इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो जो भी डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड में। वहाँ पर हाइड्रोजन जो है जाकर के चिपक जाएंगे दोनों कार्बन के ऊपर। तो हमने करवा दिया इसका हाइड्रोजनीकरण, कैटालिस्ट लिया, हीट किया। तो अब ये जो ऑयल था ना, अब ये घी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑयल जो है ये लिक्विड स्टेट में था। अब ये जो घी है ना, ये आपका या तो ठोस होगा या फिर अर्ध ठोस बोल दो, सेमी सॉलिड, मतलब जेल जैसा कुछ होगा। आप जानते हो ना, जैसे डालडा आप देखते हो या फिर घी देखते हो आप, तो कभी कभी जमकर पूरे ही ठोस हो जाता है, कभी कभी क्या होता है वो सेमी सॉलिड के रूप में होता है। तो ये जो वेजिटेबल ऑयल है ये असंतृप्त वसा था, अब ये संतृप्त वसा हो चुका है, क्योंकि जो भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड थे वो सारे अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जो वनस्पति तेल होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, लेकिन मौजूद होगा, चाहे एक ही सही, लेकिन होगा जरूर। कमरे के तापमान पर ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। हेल्थ के लिए अगर बोलोगे तो ये अच्छे होते हैं। हम तुलनात्मक रूप से यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। घी के तुलना में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो तेल होते हैं वनस्पति तेल, ये शरीर के लिए, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। बाकी आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आप जानते हो वेजिटेबल ऑयल्स भी नुकसानदेह होते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर ये है मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, ये सारे। अब ये जो अनसेचुरेटेड, माफ़ करिएगा, सेचुरेटेड फैट जो होते हैं, संतृप्त वसा जो होते हैं, इनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है। कमरे के तापमान पर ये ठोस अवस्था में होते हैं या फिर सेमी सॉलिड होते हैं। ना तो पूरी तरह से द्रव होते हैं और ना ही पूरी तरह से ठोस होते हैं, तो सेमी सॉलिड स्टेट होता है। ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ये हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। जैसे दुकानों में या फिर मार्केट में बोल सकते हो, ये जो ब्रांड नेम्स आपने सुना होगा, डालडा, रथ, पनघट, ये सारे ब्रांड्स के नेम हैं। इन सारे ब्रांड्स के नाम से संतृप्त वसा बिकते हैं। जो एनिमल फैट्स होते हैं, जो जानवरों से हमें बटर प्राप्त होता है या फिर हम देसी घी जो बनाते हैं, ये भी जो होते हैं सेचुरेटेड फैट होते हैं। लेकिन जो वनस्पति घी जो होता है उसके इतना ये हानिकारक नहीं होता है। हानिकारक अगर हम बात करें इस तेल और इस वाले फैट में, इस वाले फैट में और इस वाले फैट में, तो डेफिनेटली ये फैट ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक है इस वाले फैट की तुलना में। लेकिन इस वाले फैट में ही हम अगर बात करें वनस्पति घी की और जो हमें जानवर से प्राप्त होता है उसमें, तो जो जानवर से प्राप्त होता है वो थोड़ा बेटर होता है। लेकिन ज़्यादा कंज्यूम करोगे ये भी हानिकारक हो जाएंगे हमारे लिए। लेकिन वनस्पति घी जो है ये कुछ ज़्यादा ही हानिकारक होते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल आप देखते होंगे हमारे घरों में भी बहुत ही कम किया जाता है। योगात्मक अभिक्रिया के अंदर हमने देखा एक स्पेशल टाइप हाइड्रोजिनेशन, जहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोजन को ऐड किया था। ऐसे ही जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन को ऐड किया है, वैसे ही हम लोग क्लोरीन को और ब्रोमीन को भी ऐड कर सकते हैं। तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन ये दोनों भी जो है एडिशन रिएक्शन देते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। ब्रोमीन के साथ जो है हम लोग ये रिएक्शन करवाते हैं ये पता करने के लिए
कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त है या असंतृप्त है। हम लेते हैं ब्रोमीन वाटर का एक सोल्यूशन। ब्रोमीन वाटर यानी कि ब्रोमीन प्लस वाटर का हम लोग एक विलियन लेते हैं। इस विलियन का जो कलर है ये ऑरेंज रंग का होता है, नारंगी कलर का होता है। ध्यान से सुनिएगा, ब्रोमीन और वाटर का जो मिश्रण होता है वो नारंगी कलर का होता है। और जो ब्रोमीन है ये एडिशन रिएक्शन को दिखलाएगा। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा उनमें जो डबल बॉन्ड्स होंगे वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हाइड्रोजनीकरण में सिंगल बॉन्ड खुला था और यहाँ पर दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन आकर के चिपका था। अगर हम क्लोरीन के साथ करवाएं तो हाइड्रोजन के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन आकर के चिपकेगा। अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन आकर के चिपकता यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि ब्रोमीन वाटर हमने लिया जो कि नारंगी कलर का था। तो यहाँ पर देखो एक टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन वाटर है जो कि नारंगी कलर का है। आपको एक हाइड्रोकार्बन दिया गया है और आपसे ये कहा जा रहा है कि ये बता दो मुझे कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ये संतृप्त है या असंतृप्त है। तो आप क्या करेंगे, इस हाइड्रोकार्बन को डालेंगे इस ब्रोमीन वाटर में। अगर ये एल्केन हुआ, एल्केन का मतलब समझ रहे हो ना, अगर ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कि ये जो एडिशन रिएक्शन है ये केवल और केवल एल्कीन और एल्काइन के द्वारा दिखाया जाता है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर ये हाइड्रोकार्बन जो है ये संतृप्त है तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर है ये चेंज नहीं होगा। तो जैसे यहाँ देखो एल्केन अगर डाला तो ब्रोमीन वाटर के कलर में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसमें एल्कीन डाल दो, एल्काइन डाल दो जिसके पास ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच, तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो डिसकलर हो जाएगा, नारंगी से रंगहीन हो जाएगा उसका रंग। तो इसीलिए जो है ये ब्रोमीन वाटर का जो हम इस्तेमाल है ये करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जांच के लिए। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है हाइड्रोकार्बन। अब जो हमारा दूसरा कंपाउंड है यहाँ पर वो है एथेनॉल, जिसे हम लोग इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। एथेनॉल IUPAC नाम है, इथाइल अल्कोहल सामान्य नाम है। अल्कोहल फैमिली की अगर हम बात करें तो जो पहला मेंबर है वो है मेथनॉल, जिसे हम लोग मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। ये हमारा रासायनिक सूत्र होता है। और जो दूसरा सदस्य है वो है एथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल, ये इसका रासायनिक सूत्र है। अब देखो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे। हम देखेंगे एथेनॉल का कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है इनकम्प्लीट ऑक्सीकरण, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और यहाँ जो दहन अभिक्रिया है इसमें भी ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है कंप्लीट होता है। इस वाले में जो ऑक्सीडेशन है वो इनकम्प्लीट रहेगा। उसके बाद देखेंगे एथेनॉल का जो रिएक्शन है वो सोडियम धातु के साथ कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव हो जाना, निकल जाना। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये सारे रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंबशन रिएक्शन, ठीक है। कंबशन रिएक्शन, यहाँ पर क्या होता है कंबशन रिएक्शन में, दहन अभिक्रिया में पूर्ण रूप से ऑक्सीडेशन हो जाता है। जब एथेनॉल का पूरी तरह से दहन हो जाएगा, पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनता है, वाटर वेपर यहाँ पर बनता है, ऊष्मा यहाँ पर निकलती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। ऊष्मा जो है वो ज़्यादा निकलती है यहाँ पर, इसीलिए एथेनॉल का जो इस्तेमाल है एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में भी होता है। अब जानते होंगे पेट्रोल के साथ जो है ये एथेनॉल को मिक्स किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से जो पॉल्यूशन जो है, वायु प्रदूषण जो है, एयर पॉल्यूशन जो है वो कम होता है, क्योंकि व्हीकल से, वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलती है उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है अगर हम पेट्रोल में एथेनॉल मिलाते हैं तो, ब्लेंडिंग करते हैं तो। लेकिन हम चाहें तो एथेनॉल का इस्तेमाल अकेले भी कर सकते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल एथेनॉल से चलाएंगे, क्योंकि एथेनॉल जो है एक अच्छा फ्यूल है और क्लीन फ्यूल है, पॉल्यूशन जो है यहाँ से नहीं होता है। अब है पार्शियल ऑक्सीडेशन, जो आपने देखा था दूसरे नंबर पर दहन अभिक्रिया के बाद। पार्शियल ऑक्सीडेशन या फिर बोल दो कंट्रोल्ड कंबशन, यानी ऑक्सीडेशन तो करवा रहे हैं लेकिन कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं, दहन तो करवा रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं करवा रहे हैं। इसमें क्या होता है, एथेनॉल को हीट किया जाता है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में, यानी कि विलियन में, ताकि ये ऑक्सीडाइज हो जाए एथेनोइक एसिड में। मीन्स हम क्या करेंगे, एथेनॉल लेंगे, एथेनॉल में डालेंगे हम ये विलियन या फिर ये विलियन, उसके बाद उसको हम धीरे धीरे हीट करेंगे, एथेनोइक एसिड का निर्माण होगा। अब यहाँ पर पहले ये देख लो, जो हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं ना अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ये है क्षारीय केमेनोफोर, यह है पोटेशियम परमैंगनेट, और अल्कलाइन का मतलब क्षारीय। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम क्षारीय एमिनोफोर बोलते हैं मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का जलीय विलयन जिसमें
या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। ये दोनों क्या है? अल्कली है। ये दोनों अल्कली है और मिक्स है किसके साथ? पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। या फिर हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर इसके स्थान पर? अम्लीय K2Cr2O7, अम्लीय यानी कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। कंपाउंड का नाम याद रखिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर अम्लीय इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम इसके साथ जो है H2SO4 भी लेते हैं और इन दोनों का जो विलयन है इसी को हम यहाँ पर बोल रहे हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। तो यहाँ पर रिएक्शन देखो, ये एथेनॉल है, इसमें या तो आप ये डाल दो ऊपर वाला या फिर ये डाल दो नीचे वाला और इसको प्यार से धीरे धीरे क्या करना है? गर्म करना है। तो गर्म करने पर क्या होगा कि ये जो है ना, ये दोनों, इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करो आप, ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं और ये देते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब ये हुआ ये O2 मॉलिक्यूल है लेकिन ये देगा एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन। एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन, परमाणविक रूप में ऑक्सीजन। अब जानते हो परमाणविक रूप में ऑक्सीजन जो होते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, वो तड़पते रहते हैं कि कोई आए हमसे रिएक्शन कर ले। तो ये ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडाइज कर देती है एथेनॉल को और वहाँ पर बन जाता है एथेनोइक एसिड। तो ये जो रिएक्शन है केवल एथेनॉल नहीं दिखलाता है, आप कोई सा भी एल्कोहल ले लो उसका करवा दो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी जो ऑक्सीकारक है ये है या तो क्षारीय KMnO4 या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये जो आप विलयन यहाँ पर देख रहे हो ना, ये है आपका ये क्षारीय KMnO4 का जलीय विलयन। क्षारीय KMnO4 का जलीय विलयन जब आप इसको डालोगे इसमें, ये है एथेनॉल, ये एथेनॉल जब आप इसको इसमें डालोगे धीरे धीरे गर्म करोगे तो ये जो कलर है पर्पल कलर का, याद रखिएगा इसका जो कलर है ये पर्पल कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है, पर्पल आ जाएगा या फिर वायलेट आ जाएगा। तो जब हम एथेनॉल में डाल करके गर्म करेंगे तो ये पर्पल कलर जो है ये गायब हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा डालने के बाद, क्योंकि कंपाउंड बन चुका होगा वहाँ पर एथेनोइक एसिड। ये पॉइंट याद रखिएगा आप कि जो क्षारीय KMnO4 होता है उसका अगर हम ठंडा विलयन लें तो इसे बेयर अभिकर्मक कहा जाता है। क्षारीय KMnO4 यानी कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के कोल्ड सोल्यूशन को हम लोग बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। इसका उपयोग जो है हाइड्रोकार्बन में द्विबंध या त्रिबंध की उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा था एडिशन रिएक्शन में ब्रोमीन वाटर जो हमने लिया था ना, वहाँ भी उसका भी इस्तेमाल हम ये चेक करने के लिए करते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास है वो असंतृप्त है या नहीं है। यहाँ जो बेयर रिएजेंट है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है ये जांच करने के लिए कि जो हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त या असंतृप्त है। अगर वो असंतृप्त है तो कलर चेंज होगा, अगर संतृप्त है तो कलर चेंज नहीं होगा। तो दो अभिक्रिया हमने एथेनॉल का कवर किया। ये हमारा थर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। इस रिएक्शन का खास बात यह है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस के पास एक खास बात यह है कि जब इसको जलाया जाता है तो फटफट के ध्वनि के साथ ये हाइड्रोजन गैस चलती है। तो एथेनॉल सोडियम धातु से अभिक्रिया कर सोडियम एथोक्साइड, ये सोडियम एथोक्साइड है, ये सोडियम एथोक्साइड है, याद रखिएगा। एथेनॉल सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस के पास क्या खासियत है, इसको जलाने पर ये फटफट के साउंड के साथ ये गैस जलती है। जैसे यहाँ देखो ये एथेनॉल है, इसमें सोडियम मेटल को डाला गया है तो यहाँ पर गैस निकलती है। हम चेक करना चाहते हैं कि ये कौन सी गैस है तो सबसे पहले यहाँ पर हम मोमबत्ती लाते हैं, जलती मोमबत्ती लाते हैं तो पता चलता है कि ये जो गैस है ये भी जलना स्टार्ट कर दी है फटफट के साउंड के साथ, यानी कि पॉप साउंड के साथ। तो इससे समझ में आ जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। और सिर्फ एथेनॉल ही नहीं, सारे अल्कोहल जो है सोडियम मेटल के साथ, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ये सारे रिएक्शन एनसीईआरटी के बुक में मेंशन है, ठीक है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ भी यहाँ पर बता रहा हूँ। ये सारे एनसीईआरटी क्लास 10th में चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मेंशन है। अब ये फोर्थ रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी निकाल दो, ठीक है, मॉलिक्यूल से पानी निकाल दो। अल्कोहल के निर्जलीकरण का अर्थ है उसमें से पानी का अणु हटाना। निर्जलीकरण के लिए अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की अधिकता से गर्म किया जाता है। मतलब हम क्या करेंगे, अल्कोहल को हीट करेंगे, किसके साथ हीट करेंगे, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट नहीं है, कॉन्सनट्रेटेड है। अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। जैसे यहाँ देखो ये है एथेनॉल हमारे पास, हमने यहाँ पर ले लिया है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल
ये जो है हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब ये पानी निकालेगा। हमने हीट किया इस तापमान पर, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये OH और यहाँ का H मिल करके पानी बनाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पर ये बनता है एल्कीन, ये है एथीन, ठीक है। और वाटर बाहर निकलेगा तो वाटर तो होगा ही। इस वाटर में देखो एक हाइड्रोजन जो है वो है जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ था, और एक हाइड्रोजन एटम वो है जो इस CH3 के साथ लगा हुआ था। तो यहाँ जो हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यही है जो यहाँ पर पानी को रिमूव करवाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, याद रखिएगा, एल्कोहल का अगर हम निर्जलीकरण करवाएं, यहाँ से पानी बाहर निकालें तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अब लास्ट हमारा रिएक्शन है एथेनॉल का, रिएक्शन विथ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ये रासायनिक सूत्र होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब जो ये एथेनॉल है जो कि एल्कोहल है, और ये जो हमारे पास एथेनोइक एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में रिएक्शन करते हैं और वहाँ से वाटर रिमूव, पानी के जो कण हैं वो बाहर निकलते हैं, तब एस्टर बनता है। एस्टर ये मधुर सुगंध वाला यौगिक होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। क्योंकि एस्टर बनता है इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग एस्टरीफिकेशन भी बोलते हैं, यानी कि एस्टरीकरण भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एल्कोहल जो है वो अभिक्रिया करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, वहाँ पर कुछ मात्रा में जो है हम डालते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटालिस्ट, उत्प्रेरक के रूप में, और धीरे धीरे गर्म करते हैं तो एस्टर बनता है। यहाँ देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है एल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और एल्कोहल का H मिल करके पानी बनेगा यहाँ पर, और ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। एस्टर का ये फंक्शनल ग्रुप यही होता है ना। यहाँ जो R है ये एल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर एराइल ग्रुप हो सकता है। एल्काइल ग्रुप यानी कि एल्केन से एक हाइड्रोजन उड़ा दो तो एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन उड़ाओ तो मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। एराइल का मतलब ये हुआ कि बेंजीन रिंग पर जो 6 हाइड्रोजन होते हैं वहाँ से एक हाइड्रोजन को उड़ा दो तो एराइल ग्रुप हो जाएगा। यहाँ भी जो R- है, यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है या फिर एराइल ग्रुप जुड़ सकता है। तो ये एस्टर है हमारा, ये एस्टर का बोल सकते हो कि एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के स्थान पर हमने ले लिया है एथेनोइक एसिड को, जिसे हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। एल्कोहल के स्थान पर हमने ले लिया है एथेनॉल को। तो ये जो एथेनोइक एसिड है यहाँ से OH और यहाँ से H ये मिल करके वाटर बनेगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा एस्टर। यहाँ पर बन जाएगा एस्टर, और ये एस्टर कौन सा है, इथाइल एथेनोएट। इथाइल एथेनोएट, इसी को आप इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हो। तो इथाइल एसीटेट जो है ये एक स्वीट स्मेलिंग एस्टर है। एस्टर जो होते हैं वो जल्दी भाप में बदल जाते हैं और साथ में ये मधुर सुगंध वाले होते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। हमारा अल्कोहल कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट हमारा कंपाउंड है एथेनोइक एसिड, जिसे हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। पहला मेंबर इसका मेथेनोइक एसिड होता है, जिसे हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो ये होता है, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। जो दूसरा मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का वो है एथेनोइक एसिड, इसे हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और इसका रासायनिक सूत्र ये होता है। ये वही है जिससे सिरका बनाया जाता है, ये वही है जो चींटी में मौजूद होता है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये तो भैया एसिड है, और हम लोग एसिड पढ़ते हैं HCl, HNO3 और क्या पढ़ते हैं HBr, ये भी एसिड है। उसके बाद H2SO4, ये सारे जो है इनऑर्गेनिक एसिड है, अकार्बनिक अम्ल है या फिर बोल दो खनिज अम्ल है, मिनरल एसिड्स हैं। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की तो इनऑर्गेनिक एसिड जो है ये ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के तुलना में। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो रिएक्शन धातु अधातु के अंदर और अम्लक्षार लवण के अंदर कि जो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है वहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर बनता है, लवण और जल बनता है। तो यहाँ भी क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा, क्योंकि है तो ये भी एसिड ही, भले ही कमजोर एसिड है। आपने पढ़ा था कि धातु के जो कार्बोनेट होते हैं और बाइकार्बोनेट होते हैं ये अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पर अगर हम एसिड ले लें कार्बोक्सिलिक एसिड तो भी यही सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब आ जाओ एग्जाम्पल के तौर पर, ये एथेनोइक एसिड है, ये एथेनोइक एसिड है जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा मेंबर है।
ये हमने एक क्षार ले लिया, तो ये अम्ल क्षार का रिएक्शन हो गया। यहाँ पर एक सॉल्ट बना, सोडियम एथेनोएट, और यहाँ पर जल बना। ये वाली रिएक्शन है फर्स्ट नंबर वाली। ऐसे ही देखो यहाँ पर एथेनोइक एसिड है, यहाँ पर हमने सोडियम का कार्बोनेट ले लिया है। यहाँ पर एथेनोइक एसिड के साथ हमने सोडियम का बाइकार्बोनेट ले लिया है। जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर मेटल सॉल्ट बना, ये यहाँ पर देखो वाटर का निर्माण हुआ, जल बना, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। तो ये सेम रिएक्शन है। जो सोडियम एथेनोएट है, यहाँ जो सोडियम एथेनोएट है, इसी का सामान्य नाम सोडियम एसीटेट भी है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे इस कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या फिर ये फॉर्मूला देकर के आपसे नाम पूछा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम एसीटेट बोल दो या फिर सोडियम एथेनोएट बोल दो। तो एथेनोइक एसिड के अंदर हम लोगों ने 2 रिएक्शंस यहाँ पर देखे। आगे और देखते हैं। थर्ड है एस्टरीफिकेशन, यानी कि एस्टरीकरण, यानी कि एस्टर का यहाँ पर निर्माण होगा। तो एस्टर का निर्माण हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर का रिमूवल होता है और वहाँ पर एस्टर बनता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। वहाँ पर हमने अल्कोहल के साथ पढ़ा था, यहाँ पर हम एथेनोइक एसिड का पढ़ रहे हैं। तो फिर से ये रिएक्शन जो है रिपीट हो गया यहाँ पर कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, वाटर रिमूव होगा और यहाँ पर एस्टर बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा था, ये एथेनोइक एसिड है जिसे हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये एथेनॉल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अल्कोहल। यहाँ पर एस्टर बना, इथाइल एथेनोएट या फिर इथाइल एसीटेट, और ये वाटर रिमूव हुआ। अब देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यहाँ पर क्या होता है, जो ये रिएक्शन यहाँ पर ये हुई ना, ठीक इसका उल्टा यहाँ पर हो जाएगा। मतलब आपने एस्टर बना लिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जिससे एस्टर बना था, यानी कि इन दोनों से जो बना था वापस से हमें ये दोनों मिल जाए। कैसे मिलेगा? हाइड्रोलिसिस करवा देंगे इसका। इसमें क्या होगा कि एस्टर को हम लोग हीट करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और वाटर के साथ। वाटर है उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा, एस्टर डालेंगे, हीट करेंगे, तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। इन्हीं दोनों से तो मिल करके एस्टर का निर्माण हुआ था। तो ये एस्टर है, ये वाटर है, ये H+ कौन दिया? सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये रिएक्शन क्या है, ठीक उल्टा हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है ये एस्टरीफिकेशन के ठीक यहाँ पर उल्टा हो गया। तो ये था हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यहाँ हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। तो फाइनली ये हमारा पार्ट नंबर 3 जो है ये समाप्त होता है, और ये जो एक छोटा सा सीरीज था 3 वीडियो का, ये हमारा समाप्त होता है। सारे केमिकल रिएक्शंस जो है मैंने आपको करवा दिए हैं, जो भी क्लास 10th में आपको पढ़ने थे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। और केमिस्ट्री पार्ट 2 के अंदर, केमिस्ट्री पार्ट 2 नाम से जो एक प्लेलिस्ट है, उसमें 18 मिनट, लगभग 18 मिनट का वीडियो है साबुन और अपमार्जक के ऊपर। आप उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इसी चैप्टर में साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। सेपरेट मैंने वीडियो बनाया हुआ है, छोटा सा वीडियो है, तो मैंने उस रिएक्शन को यहाँ पर नहीं लिखा है, शामिल नहीं किया। वो भी आपको पढ़ना था, इस चैप्टर में मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि 18 मिनट का है, छोटा सा वीडियो है। तो आप जाकर इसको देख लो, अच्छे से आपका ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली ये वीडियो समाप्त होता है। जो मैंने सीरीज चलाया हुआ था MCQ वाला, जहाँ मैं बाइलिंगुअल MCQ आपको करवा रहा था रेलवे ग्रुप डी के लिए, जितने भी पार्ट्स हुए हैं उसमें एक और पार्ट आएगा। वहाँ पर मुझे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं, बुलेट गन वाला, कोलिजन वाला, टक्कर वाला, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे करवाने हैं। तो वो वीडियो आएगा, एक पार्ट और आएगा उस सीरीज में, उसके बाद वो सीरीज समाप्त हो जाएगा। वीडियो आते रहेगा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सीरीज जो है हमारा समाप्त हो जाएगा एक वीडियो आने के बाद। उसमें जो भी फिजिक्स के क्वेश्चंस बचे हुए जो मुझे करवाने थे वो मैं आपको करवा दूंगा, वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक पार्ट लाने के बाद मैं उस सीरीज को बंद करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।